नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस में जेल से रिहा कर दिए गए दरिंदों, बलात्कारियों और कातिलों की सजा माफी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को यह कहना पड़े कि वो नहीं चाहते कि मैं इस मामले की सुनवाई करूं, अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को यह कहना पड़े कि मैं 16 जून को रिटायर हो रहा हूं, मेरी लास्ट वर्किंग डे 19 मई है और वो नहीं चाहते कि हम इस मामले की सुनवाई करें, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस को भरी अदालत में बिल्किस बानो के गुनहगारों को बचाने में जुटी सरकार और वकीलों की फौज के लिए ऐसी बात कहनी पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि गुनहगारों को बचाने की कैसी कोशिश, दोषियों को बचाने की कैसी कोशिश देश की सबसे बड़ी अदालत में हो रही है। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो और उसके परिवार के साथ दरिंदगी करने वालों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की जिस बेंच में सुनवाई हो रही है, उस बेंच के एक जज जस्टिस जोसेफ का यह रिमार्क इस बात का सबूत है कि गुजरात सरकार की सजा माफी नीति की आड़ में गोधरा जेल से छोड़े गए दरिंदों के पीछे कैसी ताकतें हैं और बिल्किस बानो के साथ कैसी नाइंसाफी हुई है। बिल्किस बानो और उसके परिवार के साथ दरिंदगी करने वालों के वकीलों को और उन्हें रिहा करने वाली सरकार को पिछली 2 सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच के तेवर को देखकर यह समझ में आ गया था कि इस मामले में भी फैसला कुछ उल्टा आ सकता है। उन्हें अंदाजा लग गया था, जिस ढंग से कोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों ने कुछ सवाल पूछे, उन्हें अंदाजा लग गया था कि आजादी के अमृत महोत्सव के दिन गोधरा जेल से छूटे दोषियों के गैंग को फिर से सलाखों के पीछे ठेला जा सकता है। यही वजह है कि चाल यह चली जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को समय पर वो फाइल मुहैया न कराई जाए जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। कुछ खुरपेच निकाला जाए जिससे सुनवाई टलती रहे, तारीख पर तारीख मिलती रहे, मामला लटकता रहे, फैसले में देर हो और इस बीच जस्टिस जोसेफ रिटायर हो जाए, फिर नई बेंच बनेगी, तब तक किसी तरह से इस मामले को अटका दिया जाए। यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, खुद जस्टिस जोसेफ ने कल भरी अदालत में बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता को संबोधित करते हुए कह दिया कि अब आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी कि यहां क्या हो रहा है। मैंने आज तक ऐसा किसी जज का बयान या जज का रिमार्क नहीं सुना है जैसा जस्टिस जोसेफ ने कहा है, इसलिए गौर से सुनिए। जस्टिस जोसेफ ने कहा, मेरे साथ समस्या यह है कि मैं 16 जून को रिटायर हो रहा हूं, मेरा लास्ट वर्किंग डे 19 मई है, उसके बाद 2 जुलाई तक गर्मी की छुट्टी में कोर्ट बंद रहेगा। इट इज ऑब्वियस दे डू नॉट वांट अस टू हियर द मैटर, इट इज मोर देन ऑब्वियस। हिंदी में कहे तो जस्टिस जोसेफ ने साफ साफ कह दिया कि अब यह साफ है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम इस मामले की सुनवाई करें। आज के कुछ अखबारों में जस्टिस जोसेफ के इस रिमार्क को सुर्खियों में छापा गया है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की पीठ बिल्किस के गुनहगारों की रिहाई को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 27 मार्च से सुनवाई कर रही है। पहली ही तारीख पर सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए दोनों सरकारों को, केंद्र और राज्य, रिहाई से पहले जो फैसले हुए थे, रिहाई को लेकर जो फैसले हुए थे, उसकी फाइल लेकर हाजिर होने को कहा था। जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने पहले भी केंद्र सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को और कई ऐसे मौकों पर फटकार लगाते हुए ऐसे फैसले दिए हैं जो गले की फांस बनी है सरकारों के लिए। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के तेवर से यह अंदाजा लग गया था कि गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की इस मामले में बहुत फजीहत होने वाली है। यह सुनवाई समय पर पूरी ना हो, कोर्ट को जरूरी कागजात समय पर उपलब्ध ना कराए जाएं, किसी भी ढंग से मामले को लटकाया जाए, ऐसी कोशिशें लगातार हो रही हैं। कल यानी 2 मई को भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ को यह क्यों कहना पड़ा कि मेरी रिटायरमेंट से पहले ये लोग
इस केस की सुनवाई नहीं चाहते हैं। यह मैं विस्तार से आगे बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लीजिए पूरे मामले का। इस वीडियो में आज आपको पूर्व सांसद और एक्टिविस्ट सुभाषनी अली से भी मिलवाऊंगा, जिन्होंने गुजरात के उन दरिंदों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुभाषनी अली, पत्रकार और फिल्म मेकर रेवती लाल, मानवाधिकार कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा, टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा और बहुत सारे लोगों ने ये याचिका, अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। पिछले साल याचिका दायर तब हुई जब 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गोधरा जेल से 11 दरिंदों की रिहाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं की सुनवाई हो रही है। और इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच कर रही है। जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने 27 मार्च को जब उनकी कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, तभी कह दिया कि गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई का फैसला वाला दस्तावेज हमें चाहिए। उन्होंने दस्तावेज मांगे, फाइल मांगी, लेकिन सरकार का इरादा टालमटोल का था। लिहाजा जब 18 अप्रैल को सुनवाई की तारीख पर, अगली तारीख पर, फिर गुजरात सरकार की तरफ से दस्तावेज पेश नहीं किया गया, फाइल पेश नहीं की गई, तो जजों ने फटकार लगाते हुए कहा, गौर से सुनिए, तब भी मैंने वीडियो में कहा था कि अगर आपने फाइल नहीं दिखाई तो हम इसे कोर्ट की अवमानना मानेंगे। आप रिकॉर्ड पेश करने के लिए बाध्य हैं। आप हमसे लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इस पर बहस होने लगी थी। अगर सरकार ने सब कानून के हिसाब से किया है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा। हम बस यह देखना चाहते हैं कि दोषियों की रिहाई में कानून का पालन हुआ है या नहीं। गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसबी राजू ने जब कोर्ट में कहा कि कई दस्तावेज गुजराती में, पहले उन्हें खुद सरकार को खुद रिव्यू करना है, तब जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमने आपको रिव्यू से कहां रोका है, आप हमारे सामने रिकॉर्ड्स लाइए। दैनिक भास्कर के हवाले से यह बता रहा हूं जो कोर्ट में उस दिन हुआ था। जस्टिस जोसेफ ने यह भी कहा कि अगर आप समय से पहले रिहाई से जुड़ी फाइलें नहीं पेश करते हैं और दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट वो फाइल देखना चाहता था जिस फाइल में रिहाई को लेकर फैसले की प्रक्रिया का जिक्र है। रिहाई की सिफारिश करने वाली जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने क्या कहा, उस कमेटी में कौन लोग थे, क्योंकि उस कमेटी में बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नुमाइंदे भी थे। तो कमेटी में कौन लोग थे, यह भी फाइल में आएगा। गुजरात सरकार की तरफ से क्या कहा गया, यह भी फाइल में होगा। किस पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, यह भी फाइल में होगा। सीबीआई ने रिहाई के खिलाफ अपनी राय दी थी, यह भी फाइल में होगा। सजा देने वाले जज ने रिहाई के खिलाफ राय दी थी, यह भी फाइल में होगा। यह सब फाइल की शक्ल में गुजरात सरकार को कोर्ट में जमा करना था। सरकार को अंदाजा था कि फाइल सुप्रीम कोर्ट में जाते ही पोल पट्टी खुल जाएगी, फटकार लगेगी, पता नहीं फैसला क्या होगा। तभी तारीख पर तारीख लेकर बहाने तलाशे जा रहे थे। 18 अप्रैल की सुनवाई के दौरान जजों ने गुजरात सरकार से न सिर्फ दोषियों की रिहाई की वजह पूछी, बल्कि यहां तक कहा कि आज यह बिल्किस के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि बिल्किस के साथ जो हुआ आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह एक ऐसा मामला है जहां एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उसके साथ रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई, और आप सामूहिक हत्या के मामले की तुलना किसी एक हत्या जैसे अपराध से नहीं कर सकते। आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से कैसे कर सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह भी कहा कि आप सेब की तुलना संतरे से कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गुजरात सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, उनसे कहा कि यह एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। हमारा मानना है कि आप अपनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करें। दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश दे रहे हैं? तो किसे अंदाजा नहीं लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है? अंदाजा लग गया मोदी जी को, शाह जी को, गुजरात सरकार को, क्योंकि सब तो मिली भगत से हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट के इस तेवर ने सरकार की सांसें अटका दी थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई तक केंद्र और राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा और फाइल पेश करने का निर्देश दिया और सुनवाई की तारीख मुकर्रर हो गई 2 मई, जो कल थी। कल जब सुनवाई के दौरान बिल्किस बानो के वकीलों ने बिल्किस बानो पर कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें अब तक इस केस में नोटिस नहीं मिला है जैसी बात कही और कहा कि इसलिए जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का और वक्त चाहिए, क्योंकि सबको वक्त चाहिए, टालना है, तारीख पर तारीख चाहिए। और इसका अंदाजा जस्टिस जोसेफ को था। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने इस पर एतराज किया और कहा ये लोग सुनवाई में देर करने के लिए टैक्टिस अपना रहे हैं। काफी नोकझोंक हुई कोर्ट में, जो मैंने आज हिंदू और एक्सप्रेस जैसे अखबारों में पढ़ा है। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि रिहाई किए गए दोषियों की तरफ से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की ऐसी कोशिशों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा ऐसी टैक्टिस का इस्तेमाल कोर्ट में नहीं होना चाहिए और उन्हें यानी गुनहगारों को कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए जिस ढंग से मामले को लटकाने की कोशिश हो रही है। इसी दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा कि ये नहीं चाहते कि हम सुनवाई करें, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है। हमने तय किया था कि इस मैटर की सुनवाई करके इसका डिस्पोजल करेंगे। ये लोग जो दरिंदे हैं 11, वो पहले से जेल से बाहर हैं। अगर आपके केस में दम होगा तो आप जीतेंगे। उस पक्ष को कहा जो गुनहगारों की तरफ से वकालत कर रहे थे कि अगर आपके केस में दम होगा तो आप जीतेंगे। अगर मेरी अदालत में यह मामला पहले आया होता तो स्थिति कुछ और होती। यह भी कहा कि अगर पक्ष आपका कमजोर होगा तो नहीं जीतेंगे। हालांकि दोनों जजों ने यह भी कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हम गर्मी की छुट्टियों में भी सुनवाई कर सकते हैं, ताकि 16 जून को जस्टिस जोसेफ की सुनवाई से पहले, माफ करें, जस्टिस जोसेफ की रिटायरमेंट से पहले सुनवाई पूरी हो जाए। लेकिन गुजरात और केंद्र सरकार की तरफ से जो पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि हमें यह सुझाव मंजूर नहीं, मतलब वो नहीं चाहते थे कि सुनवाई हो छुट्टियों में। द हिंदू अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस केस की सुनवाई अब कोर्ट खुलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट जब गर्मी छुट्टी के बाद फिर से खुलेगा तब जुलाई में होगी। तब तक जस्टिस जोसेफ रिटायर हो चुके होंगे, नई बेंच होगी, नए सिरे से सुनवाई होगी। समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी एक केस को कैसे टाल दिया गया, कैसे लटका दिया गया। बिल्किस की रिहाई कैसे हुई, कैसे सजा माफी नीति की आड़ लेकर एक कमेटी ने उन दरिंदों की रिहाई की सिफारिश की थी, कैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी रिहाई की सिफारिश को मानकर अपनी रजामंदी दे दी थी, कैसे सीबीआई कोर्ट की राय को नजरअंदाज किया गया, कैसे मुंबई सेशन कोर्ट की राय को दरकिनार किया गया। इस पर पहले भी कई बार मैं वीडियो बना चुका हूं, अपनी बात कह चुका हूं, इसलिए उसको दोहरा नहीं रहा हूं। आखिर बिल्किस के केस में सुप्रीम कोर्ट में चल रही यह लड़ाई क्या रूप लेगी? क्या उन दरिंदों को फिर से जेल की सलाखों के भीतर भेजा जाएगा जो छूट गए थे बहुत चालाकी से, बहुत तयशुदा ढंग से, सबकी मिली भगत से? वैसे ये तो अब आगे पता चलेगा, लेकिन अफसोस इस बात का है और हम सबको भी है, जस्टिस जोसेफ इस पर फैसला देने से पहले अब रिटायर हो जाएंगे। यही सरकार भी चाहती है और यही गुनाहगार भी चाहते हैं, यही उनके वकील भी चाहते हैं। वो दरिंदे जो बलात्कारी हैं, जिन्होंने गर्भवती बिल्किस के साथ रेप किया, जिन्होंने उसकी 3 साल की मासूम बेटी को मार डाला, जिन्होंने उसकी मां को, बिल्किस की मां को भी नहीं बख्शा, उसके परिवार के 11 सदस्यों को मार डाला, उनकी जब रिहाई हुई थी तो फूल माला पहनाकर, मुंह मीठा कराकर कैसे उनका स्वागत किया गया था, यह सब आपने देखा था। वो तस्वीरें शूल की तरह चुभने वाली थी, आज भी चुभती है अगर वो तस्वीर जहन में आती है। लेकिन बीजेपी के विधायक ने तब उन्हें संस्कारी ब्राह्मण कहकर उनकी रिहाई को सही ठहराया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो रोड़े यहां भी अटकाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर मैंने याचिकाकर्ता इस केस में जो है सुभाषनी अली, जो पूर्व सांसद भी हैं, एक्टिविस्ट हैं, ऐसे मुद्दों पर मुखर रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने पिछले साल अगस्त में जब ये रिहाई हुई थी तभी खटखटाया था। उनसे भी मैंने बात की है कुछ देर पहले। अब इस वीडियो के अगले हिस्से में देखिए कि सुभाषनी अली ने क्या कहा, अलग अलग तारीखों पर वो मौजूद रहती। सुनते हैं वो बातचीत जो मैंने कुछ देर पहले की है। हमारे साथ हैं सुभाषनी अली जी, जो 89 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, लेकिन एक्टिविस्ट के तौर पर महिला अधिकारों को लेकर तमाम तरह के मुद्दों पर बहुत मुखर रही हैं, लगातार
अदालत की चौखट से लेकर बाहर सड़क तक पर लड़ाई लड़ती रही हैं। इस मुद्दे पर भी सुभाषिनी अली जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें से एक याचिकाकर्ता सुभाषिनी अली हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। विस्तार से मैंने दर्शकों आपको बताया कि कोर्ट में कल क्या हुआ, पहले क्या हुआ। तो अब क्या लगता है कि कोर्ट में आगे आने वाले दिनों में उम्मीद है, जो रवैया है सरकार का, केंद्र सरकार का, गुजरात सरकार का, हलफनामे को लेकर, फाइल देने को लेकर, कोर्ट को जो एक तरह से कॉपरेट करना पड़ता है सरकारी सिस्टम को, क्योंकि जांच परख कोर्ट उन फाइलों के आधार पर ही फैसला करेगी अदालत, जो अदालत में दी जाएगी। तो सुभाषिनी अली जी से जरा समझना चाहेंगे कि पिछली तारीखों पर क्या हुआ और अब क्या उम्मीद दिखती है। तो पहला सवाल तो सुभाषिनी जी आपसे यही है, जो कल कोर्ट में हुआ, अगर मैं देखूं अपने 30-32 साल की पत्रकारिता में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को यह कहना पड़ जाए कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि मेरी अदालत में सुनवाई हो पाए, पूरी हो पाए, या मैं कर पाऊं, क्योंकि मेरी रिटायरमेंट की डेट है, मैं जून को रिटायर कर रहा हूं, मतलब छुट्टियां हैं, इसलिए मई में आखिरी तीसरे हफ्ता में मेरी रिटायरमेंट है। ये कहना पड़ जाए, इसका मतलब जस्टिस जोसेफ ने ये मान लिया कि ये सरकार की तरफ से जो फाइलें देने में आनाकानी है, जो गुनाहगारों की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से जो दलीलें दी जा रही है टाइम लेने की, तो इसको किस तरह से देखती हैं आप? ये जो कल हुआ और इसके पहले की हियरिंग थी उसमें भी हुआ, क्योंकि इसके पहले जो हियरिंग्स हुई थी, यानी जो पिछले साल हुई अगस्त के बाद, उसमें ज़्यादातर जो लोग छोड़े गए हैं, बलात्कारी, हत्यारे, उनके जो वकील हैं वो ही आए थे। लेकिन अब तो जो सरकारी वकील हैं, यानी गुजरात सरकार और केंद्र सरकार, अब दोनों की तरफ से जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके प्रवक्ता हैं, वो आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा शायद हमारे देश के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है कि केंद्र सरकार ने और एक राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो इस तरह के विभत्स अपराध के अपराधियों को बचाने के लिए, या उनकी जो रिहाई उन्होंने की है उसको बनाए रखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा कभी भी देखने को मिला है, क्योंकि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार और इसके साथ हत्या, जिसमें एक 2 दिन की बच्चे की हत्या है, एक 4 साल के बच्चे की हत्या है, इस तरह के जो जुर्म है, इस तरह के जो अपराध है, इनको समाज के अंदर कोई भी माफ करने को तैयार नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बूढ़ा हो गया है, उसने तहश में आकर के, या कोई शत्रुता की वजह से झगड़ा हुआ हो, उसमें किसी की मौत हो गई हो, तो बुढ़ापे में उनको सरकार छोड़ देती है। इसको तो लोग एक तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये जो 11 लोग हैं, इन्होंने तो 2002 में यानी 13-14 लोगों की हत्या की, जिसमें जैसा कि मैंने बताया 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, एक नवजात शिशु था, और 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। और आप सोचिए, एक बेटी का बलात्कार उसकी माँ के सामने और उसके भावज के सामने किया, और एक बहू का बलात्कार उसकी सास के सामने किया, और एक माँ का बलात्कार उसकी बेटी और उसकी बहू के साथ किया। इसीलिए जो पिछली हमारी तारीख हुई थी मार्च के महीने में, जिसमें ये मई की तारीख दी गई, कल की तारीख, उसमें जो ऑनरेबल जज साहब है, जोसेफ साहब, उन्होंने कहा कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ठीक है, एक तरफ मान लिया जाए, मान लीजिए कि आपको कानूनी अधिकार है इन लोगों को छोड़ने का, ये दोषी पाए गए हैं, ये सज़ा याफ्ता हैं, लेकिन चलिए, आपके पास अधिकार है, कानूनी अधिकार है इनको छोड़ने का। लेकिन आप हमको ये तो बताइए कि आखिर आपने इनको क्यों छोड़ा? आपकी प्रक्रिया क्या थी? इनको जो छोड़ा आपने, तो कौन-सी प्रक्रिया आपने अपनाई? क्योंकि ये जिस जुर्म के सज़ा याफ्ता लोग हैं, वो तो इतना जघन्य है कि तमाम लोग उसके बारे में सुन के ही हैरान हो जाते हैं। तो आज ये बिल्किस बानो के साथ उन्होंने किया है, लेकिन ये हमारे घर में भी किसी के साथ हो सकता है,
आपके घर में भी किसी के साथ हो सकता है। तो आप इस पर सोचिए और आप हमको कृपया करके बताइए कि आखिर आपने उनको छोड़ने के नतीजे पर कैसे पहुंचने का काम किया। यहीं पर हमारी पक्ष की जो एक वकील थी अपर्णा भट्ट जी, उन्होंने एक सवाल रखा कि अभी तक गुजरात सरकार ने हम लोगों को वो ऑर्डर भी नहीं दिया है जिस ऑर्डर के तहत इन लोगों को छोड़ा गया था। फिर जज साहब ने उनसे कहा कि भाई ये तो गजब की बात है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं वो ऑर्डर। तो उन्होंने बात इधर की उधर करने की कोशिश की कि सरकार ने कुछ फैसला नहीं किया है कि इस केस में वो किस तरह से प्रोसीड करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। हो सकता हम लोग रिव्यू पिटिशन भी दाखिल करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दस्तावेज जो हैं, वो तो आप हमको उपलब्ध कराएंगे और ये जो ऑर्डर है ये भी हमको उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए इसमें एक बड़ी अजीबो गरीब बात सामने आती है कि एक तरफ तो अपने किए पर सरकार को कोई पछतावा नहीं है, वो पूरी तरह से कम 15-20 बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके ये कह रही है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ कहीं पर जो कहते हैं ना कि जब आपके दाढ़ में दर्द होता है तो आपकी ज़बान वहीं जाकर के टिक जाती है। तो उनको भी ऐसा लगा, हम लोगों को कोर्ट में लगता है कि वो जो ऑर्डर है वो उसको हम कैसे लोगों के सामने रखें हम्म। कि हमने किस आधार पर, किस बिना पर इन लोगों को छोड़ने का काम किया। क्योंकि उस ऑर्डर में जो मुंबई सेशन कोर्ट के जज थे जिन्होंने फैसला सुनाया, सजा दी, जी, उनकी राय इस रिहाई के खिलाफ है। सीबीआई की बिल्कुल राय खिलाफ। इस रिहाई के खिलाफ है। जी, जो जी। कमेटी बनी, और जिस कमेटी में, दोनों हाँ, ने कहा है कि ये ऐसा जघन्य अपराध है कि इसको बिल्कुल, कोई माफ़ी हो नहीं सकती है। जी, बिल्कुल। अपराध बेहद बेहद क्रूर है, हाँ, वही जघन्य है, हीनियस है, और इसमें माफी नहीं हो सकती। तो हाँ। और उसके अलावा वो कमेटी है जिस कमेटी में बीजेपी का स्थानीय विधायक, बीजेपी के 2 नुमाइंदे और इन सब लोगों ने मिलकर सिफारिश की, जो और प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासनिक सरकार के अधिकारी ही पंचमहल मातहत हैं, जिले के, बिल्कुल। वो भी तो वहां मातहत भी हैं। सब उस तरह से पूरी बिसात बिछाई गई। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति, क्योंकि सीबीआई ने जांच की थी, तो वो कागज से सब एक्सपोज भी होते, पता चलता। फिर कोर्ट तो ये पूछता ना कि जिस सीबीआई ने जांच की, जिस एजेंसी ने, वो एजेंसी जी, कह रही है कि नहीं, रिहा होना चाहिए। जिस जज ने सजा दी वो रिहाई के खिलाफ है। तो आपने जी, पॉलिटिकल सेटअप के तहत ये प्लान किया, ये कह सकता था सुप्रीम कोर्ट। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, यही जी। डर था। नहीं डर होता तो शायद, मेरे ख्याल से पिछली तारीख पे जज साहब ने कहा भी, जस्टिस जोसेफ ने, कि आपको डर क्या लग रहा है, अगर आपने सब कुछ सही किया है तो फाइल दिखाने से, और ये सरकार जो कागज मांगती है, तो कागज देने में डर क्या रहे, क्यों रहे, ये कहा भी था। इसके पहले भी मैं आपको ज़रा-सा बता दूँ कि जब उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया, तो दरअसल उस जवाब से ही हम लोगों को पता चला कि इन लोगों को कितना पैरोल मिल चुका है। जी, और जी। जस्टिस जोसेफ ने इस पर भी कहा कि हम्म, आप कह रहे हैं कि आपने इतने सालों के बाद इनको छोड़ा, इतने साल ये बंद रहे, लेकिन आपने तो इनको 1000, 1200, 1500 दिन का पैरोल भी दिया है। तो ये हम्म, तो अंदर कम रहे हैं और बाहर ज़्यादा रहे हैं। यही नहीं अजीत जी, वो जो पहले जवाब आया था, जो हम लोग को मिला, उसमें ये भी लिखा गया है कि जब ये लोग पैरोल पर थे तो इनकी हरकतें ऐसी थी कि इनकी शिकायतें दर्ज हुई हैं। जी, इन्होंने एफआईआर कुछ हुई है 2 के केसेस, खिलाफ उनमें से। जी। जी, 2 के खिलाफ जो वहाँ के साक्षी हम्म, हैं, देने वाले लोग हैं, हम्म, उनको मतलब धमकाना हम्म, और किसी शायद महिला के साथ बदतमीज़ी करना, इस तरह की हरकतें भी उन्होंने की हैं। तो ये तो जब ऑर्डिनरी बेल पर कोई छूटता है और ऐसी हरकतें कोई करता है तो उसकी बेल कैंसल हो जाती है। तो ये सब जानते हुए गुजरात की सरकार ने इनको छोड़ दिया और भारत सरकार उस छोड़ने का पूरा समर्थन कर रही है। तो ये तो मैं समझती हूँ, देखिए ये केस में क्या होगा, क्या नहीं होगा वो तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये ऐसी सरकार है जो लगातार बलात्कारियों को शरण दे रही है, उनकी मदद कर रही है
और एक के बाद एक तमाम केसेस आए हैं, जहां पर हमने यूपी में देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरह से सेंगर की मदद की। फिर हमने देखा कि अब वो चिन्मयानंद के खिलाफ जितने मुकदमे उनको किस तरह से बिल्कुल वापस लेने पर आमादा है। फिर अभी हमने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह का देखिए ना, इतने संगीन जी आरोप हैं महिला पहलवानों की तरफ से, धरने के 11 दिन हो गए और वो बंदा कह रहा है इस्तीफा नहीं दूंगा, और उसके बाद सरकार और मोदी जी चुप बैठे हैं। तो ये सरकार तो पूरी तरह रवैया से है। चुप है। नहीं, इससे भी बड़ी बात है कि हरियाणा में एक कैबिनेट रैंक का मंत्री है, हम्म। संदीप सिंह उसका नाम हम्म। है, जिसके हम्म। ऊपर मतलब यौन उत्पीड़न का केस एक सरकारी कोच ने लगाया है, और उसकी एफआईआर चंडीगढ़ में दर्ज हो चुकी है। 3 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, और अभी तक उसको कैबिनेट से हटाया भी नहीं गया है। यानी ये तो सारी बिल्कुल अजूबा बातें हमारे देश में हो रही हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि अगर कोई किसी प्रभावशाली पद पर है और उसके ऊपर आरोप लगता है, तो वो अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है अपने बचाव में, इसलिए उसको हटना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बेशर्मी के साथ ऐसे लोगों को संरक्षण मिल रही है। अभी वो टेनी जी को देखिए, जो हमारे देश के राजगृह मंत्री हैं, उनका लड़का हत्या में आरोपी है, बंद है। और ये भी सब लोग जानते हैं कि वो हत्या तब हुई जब मंत्री जी ने ही कुछ ऐसी बातें की जो बहुत ही उत्तेजनात्मक थी। प्रोवोकेटिव थी जी। तो ये लगातार हो रहा है, जी, मैं वापस लगातार लौटता हो रहा हूँ, है। वासनी जी, मैं वापस लौटता हूँ जी, इसी मुद्दे पर। चूंकि जी, पैरोल की बात आपने की, वो हम लोग अपने वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे 3 साल 2 महीने और 4 साल 4 महीना। रमेश भाई एक सज्जन है जो 1198 दिन, मतलब 1200 दिन, 4.25 महीने वो जेल से बाहर रहे, 14 साल को जी, अगर सजा जी, मानते हैं तो। और 2 साल ऑन एन एवरेज, 2 से 2.5 साल 3 साल सारे लोग पैरोल पर बाहर रहे। तो बाहर एक तरह है। से जी, सजा अगर 14 साल भी न्यूनतम मानते हैं तो वो सही है, वो पूरी नहीं हुई। एक बात जी, सरकार का नजरिया, रवैया, दूसरी बात छोड़ने के तरीके, तीसरी बात, और इंपॉर्टेंट सेलिब्रेट किया गया जिस ढंग से उनकी रिहाई को, और उसमें बजरंग दल, बीएचपी, बीजेपी के लोकल लीडर्स थे, वो सब हमने देखा। लेकिन अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि देखिए, मैं तारीफ करूंगा जस्टिस चंद्रचूड़ की, जस्टिस जोसेफ की, जस्टिस नागरत्ना की, और कुछ जजेज हैं। जी, लेकिन जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की पीठ के कई फैसले बीते कुछ महीनों में सरकार के लिए बहुत ही असहज और गले की फांस की तरह रहे। इस केस में भी जस्टिस जोसेफ अगर पहली सुनवाई से, मार्च के आखिरी हफ्ते की सुनवाई से, अगर पहले दिन से करें फाइल लेके आओ, और उसके बाद डांट फटकार के साथ तारीख मुकर्रर कर रहे हैं, और तो इससे लग रहा था कि इस केस में कुछ सेटल होगा। मैं अखबार में देख रहा हूं कि उन्होंने यहां तक कहा कि मेरी रिटायरमेंट है 16 जून को, 19 मई तक मेरी लास्ट डेट है, जी, क्योंकि उसके बाद छुट्टियां हो जी, जाएगी, तो मैं छुट्टी में भी बैठने को तैयार हूं। तो मैं देख रहा हूं काम हिंदू करने में को। कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं नहीं, जुलाई में सुनवाई हो, छुट्टी में हो, तैयार नहीं। तो जी, सरकार क्या डरी हुई है इस बेंच से? सरकार और गुनाहगार तो है ही। ये बिल्कुल सामने आया, और कोर्ट के अंदर भी जोसेफ साहब ने अब की बार कल भी कहा, इसकी पहली हियरिंग में भी कहा, और हम्म। जो लेडी जज हैं उन्होंने भी कहा कि ये मत समझिए, हम समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। आपके 11 लोग हैं जो इसमें वादी हैं, जिनको आपने छोड़ा, वो सब अलग 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 बातें करेंगे, और उनकी कोशिश होगी कि इसको खींचे, और डिलीट बहुत किया जाए। लंबा खींचे। हम्म। तो ये उन्होंने भी कहा, और उससे हमको उम्मीद बनी है कि इसके बाद भी मान लीजिए कोई बेंच बनती है तो शायद वहाँ भी काफ़ी सख्ती होगी, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये बात मतलब इतनी शर्मनाक है कि हमारे देश के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको इस तरह की फटकार सुप्रीम कोर्ट में सुननी पड़ रही है कि हम्म। आप आखिर किसके लिए काम कर रहे हैं? हम्म। हम्म। आप जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं, कि आप कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी व्हिच हैपेंस टू बी इन पावर उसके लिए काम कर रहे हैं? यहाँ तक हम्म। उनसे पूछा गया। तो मुझे लगता है अजीत जी कि ये जो तमाम सवाल इस केस से निकल कर के आ रहे हैं, इसके आगे फैसला कुछ भी हो, लेकिन तमाम लोग इन तमाम बातों को सुन रहे हैं, इन तमाम बातों से प्रभावित हो रहे हैं, और तमाम लोगों के दिमाग में एक बात बार बार आ रही है कि इसके बाद क्या कोई पीड़ित महिला जो बलात्कार की पीड़ित है, क्या वो हिम्मत करेगी कोर्ट जाने की?
क्या वो हिम्मत करेगी न्याय की लड़ाई लड़ने की? क्या उसके आगे कोई अ, उम्मीद की किरण होगी कि उसको न्याय मिल सकता है? और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो करोड़ों लोगों को इस समय हमारे देश में परेशान कर रहा है। अगर आप मुझे मौका दें तो एक बात और भी मैं कहना जी चाहूँगी प्लीज। कि देखिए, हम लोग लगातार ये कहते हैं कि ये सरकार और इसमें इसको जो चलाने वाली जो राजनीतिक पार्टी है, उसको जो चलाने वाले जो लोग हैं, इन्होंने 1950 से ही हमारे संविधान को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, और उन्होंने उस समय कहा था, अब कह रहे कि हमने ऐसा कह दिया लेकिन माना नहीं, जो भी हो। लेकिन उन्होंने बहुत साफ रूप से कहा था कि हम तो मनुस्मृति को ही मानते हैं, और मनुस्मृति के आधार पर ही हम कानून व्यवस्था को बनाएँगे। अब मैं एक बात सिर्फ़ आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मनुस्मृति में कुछ जो विशेष बातें हैं वो क्या हैं? मनुस्मृति की बात नहीं नहीं, लेकिन थोड़ा सा दर्शक कंफ्यूज हो। मनुस्मृति की बात कोई संवैधानिक तौर पर या चुने हुए नुमाइंदे के नहीं, तौर पर आप सरकार के भी, मेरी बात हो कंप्लीट वो हो तो जाने हिंदू दीजिए। राष्ट्र भी कह रहे हैं लोग, योगी नहीं, आदित्यनाथ तक कह रहे ए हैं हिंदू एक राष्ट्र बनाएंगे। एक स ठीक है, लेकिन जो मनुस्मृति में जो एक बात है, उसमें एक न्याय प्रक्रिया कैसी है? हम्म, उसमें न्याय का जो तरीका है, वो हमारे संवैधानिक तरीका के बिल्कुल उल्टा है। उसमें अपराध प्रमुख चीज़ नहीं है। अपराधी कौन है और पीड़ित कौन है, मतलब उनका धर्म क्या है, उनकी जात क्या है, इसके आधार पर उनको दंड दिया जाएगा। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि ये सही बात ऐसा है, न लेकिन हो। मनुस्मृति को मानने और मनुस्मृति को क्या कहें, उनको मान्यता देने की बात ही कहाँ है? कहाँ ये देश में मनुस्मृति? ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं कट्टरपंथी लोग, कट्टर हिंदुत्ववादी लोग मनुस्मृति की बात करते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई मायने है मनुस्मृति को किसी तरह से आप शायद देख नहीं रहे हैं कि सरकार उस पर रिसर्च करवा रही है बीएचयू में, उसको सिलेबस में भी जोड़ने की बात कर रही है, उसका पढ़ना अनिवार्य कर रही है। ये सब संकेत हैं कि वो किस तरह की न्याय प्रक्रिया शायद चाहते हैं, और इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं मानता हूँ कि देश संविधान से चलने वाला देश है, और चलना चाहिए, संविधान चलना चाहिए। चलना ये चाहिए। अलग बात है कि उसके बाद भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र या हिंदू राष्ट्र है और था और रहेगा जैसी बात योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री कह देते हैं। फ्रिंज एलिमेंट को तो छोड़िए, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ तक ले रहे हैं, उसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता कि वो दिन कभी आएगा कि मनुस्मृति में लिखी गई या बनाई गई संहिता या जो भी व्यवस्था है, वो व्यवस्था कभी इस देश पर लागू हो। ऐसे आप सिरफिरे लोग आपके कुछ मुँह घी करते रहे, खाते आपके रहे, आपके मुँह घी शक्कर, आपके मुँह घी शक्कर। वो दिन हम नहीं लोग आने यही वाला है। लड़ाई वो है, दिन नहीं आने नहीं वाला है। इस आना नहीं देश में चाहिए। अगर 37% लोग मोदी के समर्थक होंगे, तो 60% से ज्यादा दूसरे लोग भी हैं, और उस 37% में भी बहुत बड़ी तादाद होगी जो इस तरह की मूर्खता, मनुस्मृति और उस सब की चलिए, पक्षधर नहीं। नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए, नहीं फिलहाल होना चूंकि चाहिए। हमने बात शुरू की थी बिल्किस बानो से, तो क्या लगता है आपको कि अब चूंकि कई तारीखें पड़ चुकी है, कि लगता है कि बिल्किस बानो के जो गुनहगार हैं, दरिंदे हैं, जिनकी दरिंदगी पर बहुत हम लोग बात कर चुके हैं, वो 11 लोग जिनकी रिहाई को सेलिब्रेट किया गया, वो फिर से सलाखों के पीछे भेजे जा पाएंगे, जिसकी देखिए, लड़ाई आप लोग लड़ रही हैं? ये लड़ाई इसीलिए लड़ी जा रही है क्योंकि हो क्या रहा है, जो पीड़ित पक्ष है वो एक तरह से कैद में है। वो लोग जिन्होंने इतना सब कुछ सहा और इतनी लड़ाई लड़ी, आज वो अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं। आज वो अपने गाँव में सुरक्षित नहीं हैं, वो कैंपों में रह रहे हैं। तो ये कैसी न्याय प्रणाली है जिसमें जो इतना जघन्य अपराध करने वाला है, वो तो छुट्टा घूम रहा है, और जिसके साथ ये अपराध हुआ है, वो अपनी जान को बचाते हुए असुरक्षित, बिल्कुल एक तरह से कैद में जी रहा है। ये बड़ा सवाल है देश के सामने, जिसको देश के लोगों को सुनना होगा, समझना होगा, और इसके लिए जवाब भी तलाशना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुभाषिनी जी, और दर्शकों से भी मैं कहूंगा कि हम सब लोगों को इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की अब नई बेंच, जिस बेंच में सुनवाई होगी, क्या होता है, क्या रुख होता है, और क्या उन गुनहगारों को जो सलाखों से बाहर हैं, जिन्हें ताउम्र सलाखों के पीछे रहना चाहिए,
क्या वो फिर से सलाखों के पीछे जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दर्शकों का भी। सभी को नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया।